स्वागत आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और हमारे इस खास प्रोग्राम जवाब तो देना होगा में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि कानून बिल पर कांग्रेस के रुख की और पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू किए जा रहे किसान आंदोलन की। कांग्रेस पूरे प्रदेश के किसानों को इस मुद्दे को लेकर अपने पाले में करने की कोशिश में जुट गई है। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी इसे किसानों के लिए वरदान बता रही है। इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस की कोशिश किसानों के बीच में गहरी पैठ बनाने की है, तो बीजेपी भी इसी कोशिश में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं, सबसे पहले वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा भी शुरू करेंगे। सुनिए प्रतिक्रिया। आज ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और आज से ही हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लगभग 20 लाख से अधिक किसानों का, पीड़ित परिवारों का हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति को हम हस्ताक्षर लगभग 2 करोड़ हस्ताक्षर पूरे देश के हम ज्ञापन सौंपेंगे। पूरे प्रदेश में हमारे ब्लॉक मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और उस ब्लॉक के किसान जुड़ेंगे और हम लोग राजीव भवन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूनिया साहब और हमारे वरिष्ठ नेता राजीव भवन से जुड़ेंगे और वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। हर ब्लॉक में लगभग 1000-2000 की जो किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग रैली करेंगे और बृहद रूप में रैली होगा। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय राहुल गांधी जी से चर्चा की है और हमें लगता है माननीय राहुल गांधी जी जो हसरत की जो घटना घटी उत्तर प्रदेश की, उसी कारण वहां जाना पड़ा, जिस कारण उनका समय तय नहीं हो पाया, मगर हमारी कांग्रेस पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है ताकि हम पूरे देश को छत्तीसगढ़ से संदेश देना चाहते हैं जो केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार जो काला कानून लाई है वो किसानों के हित में नहीं है। 2014 में कहा था हम केंद्र में सरकार में आएंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की उपज का 2 गुना देंगे, मगर वो 2 गुना उपज की बात तो दूर, अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसान करना चाहते। इससे हमारा कॉपरेटिव सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा। जो 0% में हम किसानों को कर्ज देते हैं वो बंद हो जाएगा, जो हम चावल देते हैं 1 रुपया में वो बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं सीधा सीधा किसानों, आम जनता को नुकसान है। तो सुना आपने कांग्रेस की तैयारी क्या है, किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मामले को आगे ले जाने वाली है। सुरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष कृषक कल्याण परिषद के हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। साथ ही में श्रीचंद्र सुंदरानी बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीचंद्र सुंदरानी साहब, आपका भी स्वागत है। और उचित शर्मा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उचित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्रीचंद्र सुंदरानी साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। आपने देखा होगा कि कितनी तैयारी कर ली गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस किसानों को साथ में लेकर आंदोलन कर रही है और इस कानून को काला कानून बता रही है। बीजेपी क्या कर रही है किसानों के बीच? बीजेपी कह रही है कि हम हितैषी कानून लाएं, तो ये किसानों के बीच ये बात पहुंचाने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या चल रहा है? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस कहीं न कहीं पूरे देश में किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। स्वामीनाथन कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी की सरकार में पिछले 20 साल 25 साल में हुआ, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को कभी कांग्रेस की सरकार ने माना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही ये कदम बढ़ाने जा रहे हैं। 1995 से कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश में थी कि ये कानून लाया जाए, उसको लेकर संसद में भी बहस हो चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये कांग्रेस में मनोबल नहीं था, जिस कारण से इसको लाया। ये कृषि 3 बिल, जो 3 बिल आए हैं, निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, दुगना मूल्य लागत का मिले, ये उसके पीछे उद्देश्य है। दूसरा, हमने एमएसपी समाप्त करने की बात कही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कई संसद में बिल्कुल कहा कि उन्होंने एमएसपी समाप्त नहीं होगी। मंडी का अस्तित्व समाप्त किया जाएगा, ये कांग्रेस भ्रम फैला रही। कहीं मंडी का अस्तित्व समाप्त नहीं किया जाएगा। किसानों की आय बढ़े, किसानों की क्षमता बढ़े, इसी दिशा में ये विधेयक लाए गए हैं। उदाहरण के स्वरूप, अगर नासिक में प्याज होता है या छत्तीसगढ़ में धान होता है, तो किसानों के सामने, बड़े किसानों के सामने विकल्प खुले होंगे। वो चाहें तो यहाँ की मंडी में एमएसपी पे बेचें
या राज्य सरकारों के निर्धारित अलग अलग बोनस के साथ बेचें, या खुली मंडी में अगर ज़्यादा रेट मिले तो ज़्यादा में बेचें। किसानों के सामने पूरे देश में विकल्प खुला है। हालांकि धान से ज़्यादा बहुत असर बाहर के प्रदेशों के आके लोग नहीं लेंगे, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जो जैसे कुछ हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, या दिल्ली हुआ, या अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में जैसे फसल होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गेहूं होता है, प्याज का फसल होता है, तो ये, या गन्ने की फसल होती है, तो उसको एक बड़ा मार्केट पूरे देश का मिले और किसानों की स्थिति मजबूत हो, इस दिशा में पुनीत जी कदम उठाया मोदी जी ने। और क्या काला कानून है यह तो बताना पड़ेगा ना कांग्रेस पार्टी को। काला कानून कहने से काला कानून थोड़ी हो जाएगा। इसमें क्या किसानों को किस धारा के अंतर्गत ये काला कानून माना जाए, या कौन सी धारा ऐसी मोदी जी ने इस विधेयक में लाई है जिसके कारण किसान को नुकसान होगा, आर्थिक रूप से क्षति होगी, या एमएसपी समाप्त कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या मंडियों का अस्तित्व समाप्त कर रही। ऐसा कोई पर्टिकुलर बात अगर कहीं दिखी है इनको तो ये जनता को बताएं, किसानों को बताएं। ये भ्रमित करके, हस्ताक्षर करके, प्रदर्शन करके आप कह रहे हैं कि भ्रमित किया जा रहा है, कोविड का समय है। आप कह रहे हैं भ्रमित किया जा रहा है, और किसान क्या भ्रमित हो जा रहा है, ये भी सवाल है। और इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कि भ्रमित कितना किया जा रहा है और किसान के क्या समझ में आ रहा है। श्रीचंद सुंदरानी साहब, आपने सवाल पूछे हैं, उनका जवाब सुरेंद्र शर्मा जी से लेते हैं, और सुरेंद्र शर्मा जी भी शायद कुछ सवाल उनके मन में भी हो सकते हैं, उनका जवाब आप भी दीजिएगा। सुरेंद्र जी। देखिए पुनीत जी, जरूर सबसे पहली बात तो हमारे भाई श्रीचंद सुंदरानी, ये जो कानून आया है स्वामीनाथन आयोग, शांता कुमार जी की रिपोर्ट है, उसके आधार पर इस कानून को लाया गया है। शांता कुमार जी ने एक रिपोर्ट दी है कि सरकार को चाहिए कि एमएसपी समर्थन मूल्य को समाप्त करे, खाद्य निगम को समाप्त और धीरे-धीरे बाहर और थोड़ी बहुत नगद राशि सहायता के रूप में प्रदान किया जाए। ये शांता कुमार जी की रिपोर्ट है जी। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम एक हफ्ते से चिल्ला रहे हैं कि इसमें बिचौलिए खत्म हो जाए। अब पुनीत जी, आपसे मैं एक सरल बात पूछता हूँ, सुंदरानी जी से भी पूछता हूँ, बिचौलिए का तात्पर्य क्या है? जब उत्पादक सीधे उपभोक्ता को कोई चीज उपलब्ध कराता है तब बिचौलिया खत्म होता है। किसान के पास क्या एक कैपेसिटी है? किसान तो जैसे जिस चीज का उत्पाद करता है उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कितने सारे चैनल से उसको गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बिचौलिया, इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो ट्रेडर्स होगा। इसमें जो एक बात है जिसके बारे में बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, वो ये है कि अनाज को, दलहन को, तिलहन को, ऐसे खाद्य पदार्थों को, खाद्य तेल को आप आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम से बाहर कर रहे हैं। आप ट्रेडर्स को अनियंत्रित रूप से भंडारण की सुविधा दे रहे हैं, आप उनको अनियंत्रित रूप से परिवहन की सुविधा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सिवाय सिर्फ किसानों के लिए चिंता का विषय तो है ही। किसान तो पहले भी अपने उत्पाद का मूल्य तय करने की स्थिति में नहीं था, आज भी अपने उत्पाद का मूल्य तय करने की स्थिति में नहीं है। और तीसरा जो बिल लाए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, आज गांधी जी की जयंती है, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1917 में अंग्रेज जो है बिहार के किसानों को चंपारण में नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। इसी अनुबंधित खेती का परिणाम था जिसका गांधी जी ने मुकाबला किया, और कांग्रेस का पहला आंदोलन था जो सफल हुआ था किसानों के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझाने में कतई सफल नहीं है। मैं आपको सरल बात बता रहा हूँ, मैं किसान आदमी हूँ, अब मेरे पास अपने फसल को रोकने की, उसको भंडारण करने की, उसको प्रोसेसिंग करने की, जैसे मैं धान पैदा करता हूँ तो चावल बनाने की कैपेसिटी मेरे पास नहीं है, उसको पैकेजिंग करके निर्यात करने की क्षमता मेरे पास नहीं है। मैं खेती करता हूँ कर्ज लेके, और जिस दिन मेरी फसल कटती है उस दिन साहूकार सामने खड़ा रहता है, बैंक वाला सामने खड़ा रहता है, उसी से मेरा जीवन यापन चलता है। ये इतनी सरलता से बोल देते हैं कि बीच के बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और बहुत अच्छे दिन आएंगे, और दरअसल में जब आपकी नीयत अच्छी है तो 3 ठो आपने अधिनियम बनाया, उसमें कहीं पर उल्लेख कर देते कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हमेशा की तरह जारी रहेगा, सरकार इसकी गारंटी देती है। जिस तरह कांग्रेस की सरकार ने खाद्य की गारंटी दी, शिक्षा की गारंटी दी, रोजगार की गारंटी दी, सूचना का अधिकार दिया, उसी तरह से आप बोल देते कि इसमें न्यूनतम समर्थन राशि सुनिश्चित की जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है पुनीत जी
कि आज से नहीं वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जब सरकार धान खरीदी नहीं करती थी तब भी मंडियों में सरकार के मार्केट के लोग आते थे और वो एक बात का आश्वासन होता था कि आपके कृषि उत्पाद को न्यूनतम इतने में अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे। इस आश्वासन पर किसान जो है अपने फसल को उत्पादन करता था और ये निश्चित रूप से काला कानून है और इससे आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरह से निजीकरण का परिणाम हम शिक्षा में देख रहे हैं, जिस तरह का निजीकरण का परिणाम हम स्वास्थ्य में देख रहे हैं, जिस तरह से निजीकरण का परिणाम हम संचार माध्यमों में देख रहे हैं, उसी तरह से इस निजीकरण इसके परिणाम भी यहाँ पर ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं और सुंदरानी साहब से जवाब भी लेते हैं, लेकिन उसके पहले उचित शर्मा जी, ये जो कानून जिसका विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको बाहर कर दिया गया, आप कितना भी भंडारण इसका कर सकते हैं, कितना प्रभाव आप देखते हैं जब इसे हटा दिया गया तो कितना प्रभाव एक आम व्यक्ति पर पड़ेगा? कहा यह जा रहा है कि कालाबाजारी बढ़ जाएगी, महंगाई जिससे बढ़ जाएगी, महंगाई को बाजार को कंट्रोल करने की स्थिति में सब लोग आ जाएंगे, व्यापारी बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो आ जाएंगे। आपको क्या लगता है इस 3 कानून के बनने के बाद? देखिए, इसको जहाँ काला कानून कहा जा रहा है ये बहुत सही है। एक्चुअली इसका नाम ये होना ही चाहिए। मैं इसको बहुत सरल शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो जब कोई व्यापारी देश से बड़ा हो जाता है तो वो देश के लिए घातक हो जाता है। जिस प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जियो की एंट्री हुई और बीएसएनएल बिक गया, आप इस कॉन्ट्रडिक्टरी को समझिए, इस जैविक भ्रष्टाचार को समझने का प्रयास कीजिए पुरी जी। ये लाने से ये वाकई मीडिएटर, जो छोटे मीडिएटर जो मंझोले हैं वो हट जाएंगे। शायद सुरेंद्र शर्मा जी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, एक बड़े खालिस किसान है वो, शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखे, क्योंकि नए और जो मंझोले लोग हैं वो हट जाएंगे, इसको मैं भी मानता हूं। लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट घराने आएंगे और जो बड़े स्तर पे जब ये भंडारण होगा, बड़े स्तर पे जब अनुबंध और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसके दुष्परिणाम काफी घातक होंगे। ये इसको 1 या 2 महीने या 6 महीने में इसके रिजल्ट नहीं आने वाले। आप लॉन्ग टर्म में सोचिए, बीएसएनएल को भी कम से कम मेरे ख्याल से 16 साल लग गए खत्म होने में। आप देखिएगा धीरे धीरे ये किसान फार्मिंग करके ये कॉर्पोरेट डकैती है एक्चुअली। आप इसके जो परिणाम देखिएगा कि अब जो है, अगर सरकार वाकई एक ईमानदार काम करती तो आप ना ही बिल की बात कर रहा हूं मैं, तो बिल को जो प्रोड्यूस की जो रखा गया, पटल पे रखा गया, सदन में रखा गया और सदन में किस तरीके से पास कराया गया वो भी अपने आप में एक सवाल है। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, इतने ही आप अच्छे तरीके से इसको लाना चाहते हैं तो आपने वोटिंग क्यों नहीं कराई? पहली चीज तो बिल की बात छोड़िए, बिल को पास कराने की प्रोसेस भी आप देखिए संदेहास्पद है पूरा। आप वहां पे कायदे से इसको कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जो सदन है, लोकतंत्र के मंदिर में जो सबसे बड़ी डिबेट संगठनों से इस बिल को लाने के पहले बात की गई थी, ये भी एक सवाल उठा रहा है विपक्ष। सुंदरानी साहब ठीक है, जवाब लेते। सुंदरानी साहब हमारे साथ दो खास लोग मौजूद हैं। उचित शर्मा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में समाज के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद हैं सुरेंद्र जी। आप इन दोनों को आप इनके जो सवाल हैं, इनके सवालों का जवाब दीजिए ताकि आप जो काला कानून नहीं है ये कह रहे हैं ये साफ तो हो सके। 2 लोग अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो लगता है कि शायद आपकी बात सही जगह तक पहुंचेगी। पुनीत जी, मैंने पहले ही कहा कि सुरेंद्र शर्मा जी ने भी जो बात उठाई, या आदरणीय उचित शर्मा जी बहुत ही अच्छे एक विद्वान प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन दोनों ने जो बात उठाई, कौन सी धारा तीनों विधेयकों में काला कानून का रूप लेती है, किसानों के अधिकारों का शोषण करती है, किसानों के अधिकार को छीन रही है, ऐसा कोई धारावाइज बताएं तो पता चले। सिर्फ काला कानून बोला जाए और कारपोरेट घराने आ जाएंगे और चूंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त किया तो भंडारण की सीमा बढ़ जाएगी। मैं कहता हूं कि बाजार में अगर खरीदारों में कंपटीशन बढ़ेगी, खरीदार अगर सामने आएंगे
तो निश्चित रूप से लीकेज जो होते हैं सरकार और ये जो सारे लीकेज बंद होंगे। बड़े बड़े व्यापारी घराने भी अगर सामने आते हैं, अभी आप देखिए किसी समय टमाटर 60 रुपए किलो बिकता है, किसी समय टमाटर 50 पैसा किलो बिकता है, प्याज कभी 1 रुपए किलो बिकता है, प्याज कभी 50 रुपए किलो बिकता है। ये स्थिति कमोबेश बहुत सारी चीजों की है। इस चीजों को रोकना तो चाहिए। कई बार किसानों का लागत मूल्य का आधा पैसा भी नहीं। अभी हमने पिछले लॉकडाउन में देखा है छत्तीसगढ़ में किसानों तो ने इसको रोकने का उपाय क्या है? इसको रोकने का उपाय क्या यही माना जाना चाहिए सुरेंद्र जी? क्या इसको रोकने का यही उपाय है? आप लोग तो भुगत भोगी हैं, आप तो काम, आपका तो काम ही खेती है। देखिए, दरअसल में सुंदरानी जी इस बात को समझना या तो समझ नहीं रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं। आपसे मैं एक बात कहता हूँ, देखिए आलू जो है किसान जब पैदा करता है या टमाटर जब पैदा करता है, टमाटर पक गया, अब टमाटर पक गया तो उसको तो बाजार में बेचना ही है, चाहे वो 10 रुपए कीमत रहे चाहे 2 रुपए कीमत रहे। अब इसको होल्डिंग करने की कैपेसिटी किसमें है? जो कारपोरेट है, जिसके पास कोल्ड स्टोरेज है, जिनके पास प्रोसेसिंग प्लांट है, जिनके पास जेम जेली बनाने की कैपेसिटी है। मगर किसान को तो वही पैसा मिलेगा ना जिस समय उस समय बाजार में रेट है। ये तो आपूर्ति और मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए, किसान जो है आलू को 10 रुपए किलो में बेचता है। 10 रुपए किलो से ज्यादा आलू कभी नहीं बिका, चाहे बाजार में 50 रुपए बिके हो चाहे 60 रुपए बिका हो। मगर उसी आलू को चिप्स बना करके बड़ी कंपनियां 10 ग्राम आलू को 10 रुपए में बेचती है, मतलब 1000 रुपए किलो में आलू को बेचती है। कुल मिला के होगा ये कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में भी बहुत लंबी चर्चा होनी चाहिए कि अनुबंधित खेती में एक अनुबंध करेंगे किसान से कि भाई आप फलाने चीज का उत्पादन कीजिए, हमारे ये फैक्ट्री है, या बीज ले लीजिए या फर्टिलाइजर ले लीजिए कर्जा में, और आप जो प्रोडक्ट होगा उसको हम खरीदेंगे। उसमें कोई गारंटी सरकार दे रही है क्या? बीच में सरकार की गारंटी है। वो बोलते हैं कि विवाद होने की स्थिति में आप एसडीएम के पास जाइए, आप एसडीएम के पास जाइए। मैं आपको बता रहा हूं कि जाति प्रमाण पत्र के लिए 3-3 महीना घूमना पड़ता है, ये सच्चाई है। तो ये ऐसी स्थिति में किसानों की क्या स्थिति होगी, इसको आप सोचिए। तो जैसे उचित शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक बात कहा है कि तमाम जो चीजें पूंजीपतियों के हाथ में चली गई, वैसे भी आज हमारी जिंदगी का फैसला वही कर रहे हैं। हमको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कैसी जिंदगी जीना है, इन सब चीजों को पर तो अधिकार वो अपना जमा ही चुके हैं। अब इस बात के प्रयास में है कि हमारी खेती में हम क्या खेती करेंगे, क्या उत्पादन करेंगे, किस कीमत पे बेचेंगे। किसानों को मजदूर बनाने की कोशिश है। उपभोक्ता के सामने बहुत किसानों को मजदूर बनाने की कोशिश है, और उपभोक्ता जो होगा वो उसके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुंदरानी साहब, ये बताइए कि ये जो असंतुष्ट हैं, आप दो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और दोनों असंतुष्ट हैं, अभी फिर आपने सफाई दी, फिर भी असंतुष्टि जता रहे हैं। ऐसे असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने के लिए बीजेपी क्या कर रही? किसी मोर्चे पर बात कर रही है बिल के बारे में? क्या कोई सर्वदलीय बैठक फिर से लाई जाएगी कानून के बारे में और समझाया जाएगा कि नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है? अगर इसी तरीके से विरोध होता रहा तो फिर कैसे किसान का भला होगा? किसान भी विरोध में खड़ा है। देखिए, जहां तक सर्वदलीय बैठक की बात है वो मेरे लेवल का मामला नहीं है, ये केंद्र में तय होना है। जहां तक हम कृषि बिल के समर्थन में जनता के बीच जाके, किसानों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली के माध्यम से किसानों से संवाद करेगी, किसानों की सारी बातें सुनेगी, जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको दूर करने की कोशिश करेगी। नहीं तो ये किसानों की बात जो सुनने की बात सुंदरानी साहब कह रहे हैं, किसान, ये जो बिल जब लाया गया था तो किसानों से पूछकर लाया गया था क्या? किन किन से पूछा था? अब बिल बनाने के बाद, कानून बनने के बाद आप जब उसको समझाने जा रहे हैं तो उससे पहले, बनाने से पहले किसान से पूछ लिया होता। देखिए पुनीत जी, जिस प्रकार से आज कांग्रेस विरोध कर रही है, उनके कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री ही विरोध नहीं कर रही सुंदरानी साहब। सुरेंद्र शर्मा जी जो हैं वो भी कह रहे हैं, उचित शर्मा जी भी कह रहे हैं, केवल कांग्रेस विरोध नहीं कर रही। वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैंने कहा उचित शर्मा जी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बात जो रख रहे हैं हम निश्चित रूप से उनकी बात को अपने पार्टी के नेताओं तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भ्रम बहुत जल्दी आम जनता का, किसानों का, और वे नेता जो इसको विरोध में लीड कर रहे हैं उनका भ्रम भी दूर हो जाएगा जब किसानों को अपने फसल का उचित दाम मिलेगा। देवड़ा 2 गुना जब उनको आय और लागत मूल्य
मूल्य से मिलने लगेगा, किसान अपने आप समझ जाएगा कि मोदी जी की सरकार किसान। चलिए, किसान अपने आप समझ जाएगा, आप कह रहे हैं। उचित जी के पास चलते हैं। और उचित जी, ज्यादा वक्त नहीं है, 30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि किसान का भला होगा, ये कह रहे हैं सुंदरानी साहब, उपभोक्ता का क्या? नहीं, किसानों का भला तो केवल एक बात पे हो सकता है कि आप ये बोल दीजिए कि एमएसपी पे खरीदेगी सरकार, और सरकार के बाहर भी, सरकार के बाहर जो लोग व्यापारी हैं वो एमएसपी पे खरीदे। किसान केवल एक ही बात चाहता है कि उनकी फसल का उचित दाम मिले, और उचित दाम वो है एमएसपी। और एमएसपी पे खरीदेंगे क्या जितने कॉर्पोरेट है वो तय कर दीजिए। आप काला कानून जो बोल रहे हैं उसका एक फंडा तो मैं ये दिया है। दूसरी चीज की आपने किनको बुला के आपने चर्चा की। अब बिल को पास करने के बाद, अध्यादेश पास करने के बाद, एक कानून बनाने के बाद आप जनता के बीच जा रहे हैं, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। सुंदरानी जी जो बोल रहे हैं, आप लागू कर लिए, उसके बाद किसानों से बात करने का क्या तुक है? इसके पहले आप बात करते, चर्चा करते, संवाद करते तो समझ में आता। मंडियों पे टैक्स, ये एक सुनियोजित तरीका है मंडी को बंद करने का और एग्रीकल्चर क्रॉप। चलिए, आप मान रहे हैं कि ये सुनियोजित तरीका है मंडी को बंद करने का, एमएसपी को हटाने का। बीजेपी कह रही है कि ऐसा नहीं है। सुरेंद्र जी, अब तो ये कानून बन चुका, कहां तक जाने वाले हैं आप इसके विरोध में? आप तो कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, सुंदरानी साहब ने कहा। नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस की भाषा बोलता हूँ, मगर मैं कांग्रेस के साथ साथ मैं किसान भी हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेसों के लिए, किसानों के लिए 2 साल में उसने काम किया है, और किसान के हित संरक्षण के लिए सरकार हर विधि सम्मत तरीका अपनाएगी। हमारे देश में महात्मा गांधी ने हमको एक सत्याग्रह का रास्ता दिखाया है। अहिंसात्मक तरीके से हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। जब तक किसानों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तब तक कांग्रेस का आंदोलन या हमारी सरकार का आंदोलन निरंतर जारी रहे। ठीक है सुंदरानी साहब, आखिरी 30 सेकंड में आपसे भी मैं प्रतिक्रिया लेता हूं कि अगर इसी तरीके से विरोध होता रहा, इसी तरीके से कांग्रेस जो है किसानों को एक करती रही, बीजेपी कैसे मुकाबला करेगी? कैसे आप लोग इस बिल को समझाने में आपकी तरफ से कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऐसा तो है ही नहीं, बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। देखिए पुनीत जी, दूध का दूध, पानी का पानी अभी आगामी 2 महीनों में हो जाएगा। सारे राज्यों में नई फसल आने वाली है और कानून का रूप ले चुके हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्य हो, केंद्र के कानून से सभी बंधे हैं। लेकिन किसानों का लाभ होगा कि हानि होगी, आने वाले 1-1.5 महीने में जब स्पष्ट हो जाएगा। और किसानों को अपनी लागत मूल्य से अगर उनको 1.5 गुना 2 गुना पैसा मिलने लगेगा, तो निश्चित रूप से जो लोग भ्रम फैला रहे किसानों के बीच में, वो साफ हो जाएगा। भ्रम जाल जो बनाया गया है, भ्रम जाल जो बुना गया है, वो साफ हो जाएगा। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन फिर सवाल ये भी है सुंदरानी साहब कि ये क्या भ्रमजाल साफ होके कोई एक नया भ्रमजाल पैदा होने वाला है, बनने वाला है? क्या त्वरित रूप से जो परिणाम मिलते हैं, क्या लंबे समय तक वो परिणाम मिलते रहेंगे? इस बात की गारंटी कौन देगा? सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, हम भी उठा रहे हैं, जवाब बीजेपी की तरफ से दिया भी गया। देखना होगा आने वाले दिनों में ये मुद्दा, ये बहस कहां तक जाती है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ